टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स में हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। नाजरीन, विफाक और पंजाब में नए माली साल का बजट पेश होने के बाद हुकूमत और अपोजिशन में लफ्जी जंग जारी है। दोनों की जानिब से अपने अपने आदादो शुमार पेश किए जा रहे हैं और एक दूसरे से बरक्स दावों का सिलसिला भी जारी है। हुकूमती अरकान का कहना यह है कि इस बजट में आवाम पर टैक्स की सूरत में कोई नया बोझ नहीं डाला गया है, जबकि ऑपोजिशन ने इस दावे को मुस्तरद कर दिया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने यह इल्जाम लगाया है कि ये IMF का बजट है, इसकी वजह से आने वाले दिनों में महंगाई का तूफान आएगा। क्या हुकूमत ने बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया? क्या हुकूमत ने वाकई आवाम को रिलीफ देने की पॉलिसी अपना ली है और क्या ऑपोजिशन की तनकीद बिला जवाज़ है? ये होगा हमारा आज का पहला सवाल। मेहमानों का तारुफ मैं आपसे कराई देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं नाचुख्ताई साहब, जुनैरा अजहर ने भी हमें ज्वाइन किया है, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, अतर काज़मी हमारे साथ मौजूद हैं, मुजम्मिल सोहरवर्दी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। NBC, सबसे पहले आप पाऊंगी, ऑपोजिशन की आदादो शुमार और हैं और हुकूमत की आदादो शुमार, ऐसे में सवाल ये है, जनरल साहब की जानिब आऊंगी। जनरल साहब, आप बताइएगा, आपको लगता है कि वाकई आवाम को रिलीफ मिला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो टैक्सेस जहां पे छूट दी गई है, अगर वो देखें तो मैं समझता हूं कि महंगाई जो हो चुकी वो तो हो गई, लेकिन आगे मजीद महंगाई को रोकने की कोशिश की गई है। रिलीफ भी है। आप अगर ओवरऑल बजट को देखें तो मैं समझता हूं कि ये खासा बैलेंस्ड बजट है, लेकिन जहां चैलेंज कर रही है ऑपोजिशन के इनका फिगर वर्क दुरुस्त नहीं है, वो हुकूमत को चाहिए था कि इनको बोलने देते, क्योंकि जब तक बहस मुबाहिसा ना हो, सामने हकीकत ना आए, वो आप उस पर कमेंट नहीं कर सकते। अब हमें हुकूमत ने जो बजट में जो भी आदाद शुमार पेश किए हैं, मेरे मुताबिक तो वो आदाद शुमार दुरुस्त हैं, क्योंकि मैं पिछले बजट से जब उनका कंपैरिजन करता हूं तो मुझे एक रेलेवेंस नजर आती है। अलबत्ता जो टारगेट रखे गए हैं टैक्स कलेक्शन वगैरह के, वो तो हमेशा इसी तरह होता है कि आप टारगेट सेट कर देते हैं और बहुत दफा वो अचीव नहीं होता। तो ये तो कारगुजारी जब होगी तो उसका अंदाजा होगा। लेकिन मैं अपने तौर पे, जबकि मेरे पास दूसरी तरफ के फिगर जो एतराज कर रहे हैं उनके फिगर्स नहीं हैं, जो कि मैं समझता हूँ हो सकता है वो सिर्फ सियासी एक्टिविटी अपनी कर रहे हो, सियासी बयान दे रहे हो, तो मैं इस बजट को खासा बैलेंस समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि आवाम के लिए इन हालात में, जो बड़े मुश्किल हालात थे, हुकूमत ने काफी बेहतर बजट पेश किया है। ठीक है अतर, आदादो शुमार के इस गोरख धंधे में आप क्या समझते हैं, कौन सच्चा कौन झूठा, और आवाम को क्या रिलीफ वाकई में मिला इस बजट में? देखिए, जब भी बजट आता है, किसी भी हुकूमत का हो, हुकूमत हमेशा ये दावा करती है कि हमारा बजट बेहतरीन बजट है और दूसरी जानिब से हमेशा उसके ऊपर तनकीद होती है। इस दफा भी हम यही देख रहे हैं, कहा जा रहा है कि जी हुकूमत ने जो फिगर्स दिए हैं वो फिगर्स ठीक नहीं है, ऑपोजिशन तनकीद कर रही है। लेकिन अगर आप बजट को ओवरऑल देखें और उन लोगों को सुने जो लोग मैटर करते हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो माहिर मौशियात हो, अगर आप उनकी बात सुने तो वो ये कहते हैं कि ये बजट, माजी के जितने भी बजट पेश किए इस हुकूमत ने और हमारी जो हाल ही में हमारी जो माजी करीब में, वो उस लिहाज से ये काफी बेहतर बजट है। इसमें टैक्स रिफॉर्म्स के हवाले से भी चीजें हैं, ड्यूटीज वगैरह भी कम की गई हैं छोटी कारों के ऊपर, ताकि महंगाई को रोका जा सके। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर आप कह सकते हैं कि वो तसल्ली बख्श है और उससे आवाम को किसी हद तक रिलीफ मिलेगा। लेकिन अभी ये सिर्फ डॉक्यूमेंट पेश हुआ है, अब इसके ऊपर अमल दरामद करना है, उसके लिए पूरा साल पड़ा है। प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त इतनी ज्यादा हाइप क्रिएट हो रही है, इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट नजर आ रही है, हर तरफ के बेहतरीन बजट आ गया, लेकिन बड़ा इम्तिहान यह है कि आप इस बजट के ऊपर इंप्लीमेंटेशन करवानी है, इसके ऊपर अमल दरामद करवाना है। जहां तक ऑपोजिशन का ताल्लुक है, वो ये कह रहे हैं कि जी फिगर्स ठीक नहीं है, तो ऑपोजिशन को ये डॉक्यूमेंट मिल चुका है, वो थोड़ा सा टाइम निकालें, वो एक अपना डॉक्यूमेंट उसके मुकाबले में प्रोड्यूस करें, दिखाएं कि ये फिगर्स हैं, यहाँ पे ये खराबी है, ताकि वो डॉक्यूमेंट भी सामने आ जाए और हमें उसको देख के हमारी भी रहनुमाई हो सके और लोगों को पता चल सके। जिस तरह जनरल साहब ने अभी भी जिक्र किया कि हमारे पास दूसरे फिगर्स नहीं है, तो ऑपोजिशन थोड़ी सी मेहनत करे और निकाले अपना बजट का डॉक्यूमेंट उससे, ताकि हमें भी पता चले कि कहां पे हुकूमत की कोताही है, ताकि सब देख सके। ठीक, जुनैरा, आपके ख्याल में, जैसा कि अतर ने भी कहा कि मुकाबले में होना तो ये चाहिए था कि ऑपोजिशन को अपना बजट डॉक्यूमेंट लेकर आना चाहिए था, ताकि आवाम को भी मालूम हो सकता था कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। आप क्या कहेंगी इस पर, और आपको लगता है कि जो ये बजट आया है इसमें आवाम को काफी हद तक रिलीफ मिला है?
जब से पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री 80s 90s से मैंने देखी और पढ़ी है, मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी गवर्नमेंट ने, किसी अपोजिशन ने किसी गवर्नमेंट के बजट की तारीफ़ की हो, या उसको काउंटर करने के लिए, उसका रिबटल देने के लिए, उसको पढ़ने के बाद कोई और प्रपोजल्स भी लेके आया हो, या कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस प्रपोज किए हों। ये कभी भी नहीं हुआ, बिकॉज हमारे लोग ना पढ़ते हैं और ना कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिएटिव किस्म की पॉलिटिक्स करते हैं। जहाँ तक बजट का ताल्लुक है, I'll see it from a different point of view। जो US का निकलना है अफ़गानिस्तान से, उसकी वजह से पाकिस्तान की तरफ US की पॉलिसी थोड़ी सी लीनियंट हुई है। हम सबको पता है कि वो हमें कुछ एड भी दे रहे हैं, उन्होंने अपने बिल्स अमेंड किए हैं और उसमें पाकिस्तान के लिए काफ़ी पैसे रखे हैं, और उसकी वजह से हमें ये लेवरेज मिला है कि हम IMF के साथ थोड़ी सी चीज़ें डेफर करा सकें। अब डेफर करा लेना, नेगोशिएट कर लेना, दैट इज़ वेरी गुड कि आपने अपॉर्चुनिटी को अच्छी तरह अवेल किया। शौकत तरीन इज़ अ गुड नेगोशिएटर, लेकिन ये डेफर हुई है, ये टली नहीं है, विच मीन्स कि अगर आप उनकी पॉलिसी को टो करेंगे तो इसी तरह कुछ ना कुछ रिलीफ आपको मिलता रहेगा, अगर नहीं करेंगे तो टफर थिंग्स विल कम बैक। दूसरा ये कि जो एक बड़ी टिपिकल अप्रोच होती है, जो हफीज़ शेख की भी थी और भी ज़्यादातर लोगों की होती है, इकोनॉमिस्ट की, वो होती है जी ट्रिकल डाउन इफेक्ट, बॉटम्स अप अप्रोच, कि आप नीचे की तबके के ऊपर से चीज़ें शुरू करें। इस गवर्नमेंट ने या इन मिनिस्टर साहब ने थोड़ा सा मिक्सचर दिया है और टॉप डाउन। अब टॉप डाउन का मतलब ये है कि ऊपर के लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा। काफ़ी इंसेंटिव्स, ह्यूज टैक्स इंसेंटिव्स दिए गए हैं बिजनेसमैन को, बड़े बिजनेसमैन को। प्रायोरिटीज़ को रिविज़िट किया है, ग्रोथ की तरफ फाइनली इस गवर्नमेंट ने तवज्जो देनी शुरू की है, डेवलपमेंट सेक्टर की तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी शुरू की है। बट 10 बिलियन रुपीज़ का टैक्स जो इन्होंने मुंह पे मारा है मिडिल क्लास पे, सैलरीड क्लास पे, उसको जब आप देखते हैं तो आपको लगता है कि वो जो एक टिपिकल टर्म यूज़ होती है कि जी अवाम दोस्त बजट, तो फिर ये ना हुआ। आपने ये देखा है कि ग्रोथ नज़र आनी चाहिए, बिकॉज 2 सालों में इलेक्शंस आ रहे हैं, तो आपने जो ऊपर की क्रीम है, जिसने इंडस्ट्री चलानी है, जिसको अपने लिए फ़ायदे चाहिए, उनको तो आपने खुश कर दिया है, लेकिन आम आदमी को तो कोई फ़ायदा, मुझे अभी तक जितना मैंने बजट को समझा है, मुझे नज़र नहीं आ रहा। और ये इंडिपेंडेंट एनालिसिस मैंने डिफरेंट लोगों के जो देखे हैं और उनसे बात की है, ये उसके मुताबिक मैं आपको बता रही हूँ। सो इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा, डेवलपमेंट सेक्टर को फ़ायदा होगा, उससे कुछ जॉब्स भी जनरेट हो जाएंगी, लेकिन जो एग्जिस्टिंग मिडिल क्लास है और इनफॉर्मल इकोनॉमी है आपकी, उनको कोई ख़ास फ़ायदा अभी तक मुझे तो समझ नहीं आ रहा। ठीक, मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, आदाद और शुमार का झगड़ा तो अपनी जगह, क्या एक आम आदमी को फ़ायदा हुआ? जैसा जुनारा भी कह रही हैं कि बड़े आदमी को तो फ़ायदा हुआ, लेकिन छोटे तबके को इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ जो बजट आया। देखें, जो हुकूमत की पॉलिसीज़ हैं वो आवाम की अदालत में उनके बारे में फ़ैसला होता है, वोट की ताकत से फ़ैसला होता है, आवाम की राय से फ़ैसला होता है। ये बजट भी कौमी असम्बली से पास होना इतनी इम्पॉर्टेंट बात नहीं है। बात यह है कि आवाम की राय इसके बारे में क्या बनती है। गुज़श्ता 1 साल में हमने देखा है कि हुकूमत तमाम ज़िमनी इंतखाबात हारी है, अपनी जीती हुई सीटें हारी है, जिसका मतलब है कि जो लोग पहले हुकूमत को वोट डाल रहे थे, उन्होंने बाद में हुकूमत को वोट नहीं डाला है और वो अपनी जीती हुई सीटें हारे हैं। अपोजिशन ने अपनी सीटें रिटेन रखी हैं और हुकूमत अपनी सीटें रिटेन नहीं रख सकी है। आवाम की अदालत में यही से फैसला आता है, वोट से ही फैसला आना है ना। अब सूरत हाल ये है कि सब कह रहे हैं इलेक्शन है आगे, अगर तो लोगों को रिलीफ नहीं मिला, रिलीफ लोगों की जेब तक नहीं पहुंचा और सिर्फ ट्विटर पर मौजूद है, जैसे कि जुनैरा ने कहा कि कुछ अपर लोगों को दिया गया है, इंडस्ट्रियलिस्ट को दिया गया है, मेरे गरीब और सैलरी ज़्यादा लोगों पर तो 10 अरब के टैक्स लगाए गए हैं और उसका ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट उस तरह नहीं है, तो फिर मैं समझता आवाम की राय बदलेगी नहीं। क्योंकि अब तो ये बात साबित हो गई ना कि आवाम की राय ट्विटर की और सोशल मीडिया की मोहताज नहीं है, और जो दुनिया ट्विटर और सोशल मीडिया पे रहती है, जहां आप ट्रेंड बना लेते हैं बहुत आला, उसका पब्लिक पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। जब आप ट्रेंड बना रहे थे कि कराची इमरान खान का है तो वो 6ठे नंबर पे आ रहे थे, जब आप डस्का का ट्रेंड बना रहे थे तो आप दोबारा इंतखाब में भी हार रहे थे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि लोगों की जो राय है, ना अपोजिशन की राय इंपॉर्टेंट है ना हुकूमत की राय इंपॉर्टेंट है। मेरी अभी तक आम लोगों से जो बात हुई है उनके अंदर उम्मीद पैदा हुई है, उनके ख्याल में एक राय आमा बनाई गई है कि जी बजट बहुत प्रो पब्लिक है।
लोग उम्मीद कर रहे हैं कि उनको कोई ना कोई रिलीफ मिल जाएगा। वो उस रिलीफ की तलाश में है, बजट के कागज़ों में से वो रिलीफ ढूंढ रहे हैं, लेकिन आम आदमी को अभी वो रिलीफ मिल नहीं रहा। रिलीफ क्या हो सकता है? अब जनरल साहब कहते हैं जितनी महंगाई हो गई ये काफ़ी है, ज़्यादा नहीं होगी। लोग इस पर मुतमईन नहीं होंगे कि अगर महंगाई इतनी बरकरार रख लेंगे तो फिर हुकूमत की जो गैर मकबूल होना है वो भी अपनी जगह बरकरार रहेगा। अगर आप ये कहेंगे कि महंगाई यहीं पर कायम रहेगी तो फिर गैर मकबूलियत भी यहीं पर कायम रहेगी, वो भी नीचे नहीं आएगी। जब तक आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी, पावर जो यूटिलिटीज़ के बिल हैं, फूड आइटम्स हैं, आप लाख रोज़ ट्विटर पे कंपैरिजन चार्ट बनाएं कि जी पूरी दुनिया में फूड महंगा हुआ है, इसलिए पाकिस्तान में भी महंगा हो गया है। आम आदमी ट्विटर नहीं पढ़ता है, बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ता है। उसको यही नज़र आ रहा है कि आटा महंगा है, चीनी महंगी है, गोश्त महंगा है, मुर्गी का गोश्त महंगा है, बिजली का बिल बहुत ज़्यादा हो गया है, तनख्वाह में अगर फिर टैक्स लग गया तो इसका इम्पैक्ट भी हर घर पे आएगा। तो मैं समझता हूँ आवाम की अदालत का जो फैसला है वो अगले 2-3 माह में आ जाएगा। वो कोई फौरी तौर पर तो नहीं आएगा, लेकिन अगले 2-3 माह में हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात में भी जाना चाहती है। अगर ये प्रो पब्लिक नहीं हुआ, और जैसे कि उम्मीद अभी तक जुनैरा ने भी कहा, लोगों की भी राय है कि पब्लिक के लिए शायद उतना कुछ नहीं है जितना बयान किया जा रहा है, तो फिर इसकी जो आवाम की राय आएगी वो सबके सामने आ जाएगी। ठीक, एनबीसी, मौजूदा महंगाई की सूरत हाल आवाम की जेबों पर भारी है। आप समझते हैं कि जो बजट आया इसमें जो रिलीफ लोगों की जेबों तक भी पहुंचा है? नहीं, मेरा ख्याल है आवाम तक तो नहीं पहुंचा। बिल्कुल सही है कि स्टॉक फ्रेंडली बजट है, स्टॉक एक्सचेंज इससे बढ़ेगा, इंडस्ट्री को शायद थोड़ा बहुत फ़रोग मिले, थोड़ा सा रोज़गार मिल जाए लोगों को, लेकिन जो पॉवर्टी की आपका शरह है वो कम नहीं होगी, और जो हंगर की शरह है वो आप जितने लंगर खाने खोल लें उससे कम नहीं होगी जब तक आवाम को बराह रास्त फ़ायदा नहीं होगा। बराह रास्त फ़ायदा किस तरह होगा? रोज़गार बढ़ाने से, लोगों की जो नौकरियाँ चली गई हैं, 55 लाख कहते थे लोग, अब लोग 1 करोड़ कह रहे हैं कि 1 करोड़ अफराद गुर्बत की लकीर से और नीचे आ गए हैं इन 2-2.5 सालों में। तो अब पहले तो आपको वो मलबा साफ़ करना है जो 2-2.5 साल 3 साल में आपने आवाम पे गिराया है। छोड़े इंडस्ट्री को, इंडस्ट्री तो आपकी बैठ गई थी। 13.5 का जो इंटरेस्ट रेट आप लेकर आए थे, आसमानों से लाए थे आप वो, उसके बाद तो आपकी इंडस्ट्री बैठ गई, और जो कुछ तबाही मची ना वो उसके बाद ही मची है। वो बुनियादी गलत फैसला था। ये चौथा वज़ीर ख़जाना है जिसने बजट पेश करने की कोशिश की है, और वो ये कह रहा है कि मैं FBR से ये कहूँगा कि जो अनसीन टैक्स लगे हुए हैं, जो मैंने और आपने नहीं पढ़े हैं, जो हमारे सरकारी मुलाजमीन के मेडिकल अलाउंस पर हैं, पेंशन पर हैं, अलाउंसेस के ऊपर हैं, तकरीबन 10 बिलियन के टैक्सेस हैं। वज़ीर ख़जाना कह रहा है मैं FBR से कहूँगा कि ये निकालें। टेलीफोन का आपने सुन लिया कि जो तमाशा हुआ, जो हंगामा हुआ, टेलीफोन कॉल्स का वापस लिया गया। इंटेंशन टैक्स लगाने का है, इंटेंशन बरकरार है वही, लेकिन एक फ़र्क सिर्फ ये है कि ये इंतखाबी बजट है। मेरा ख्याल है ये इंतखाबात की जानिब जाने वाला पहला बजट है जो आपको ले जाएगा, क्योंकि हालात ख़राब हैं, सियासी हालात भी बहुत ख़राब हैं, क्योंकि आपने माशी हालात को ख़राब किया तो इसकी वजह से सियासी हालात ख़राब हो गए, और सियासी हालात इस तरह ख़राब हैं कि वह फवाद चौधरी और असद उमर कराची के इलाक़ों में पहली बार आए। एक तो खैर अशराफिया के इलाके में गए, आर्ट्स काउंसिल में गए, और डिफेंस में गए, और फिल्मों की तकरीब में गए, और एक जो थे वो अपने इलाके में जाने की कोशिश की, अली जैदी के इलाके में, और वापस आना पड़ा उनको वहाँ से। तो लोग नाराज़ हैं, लोग खफा हैं, ये बजट भी उनको अभी तक रज़ामंद नहीं कर पा रहा है। मेरा ख्याल है बजट देखते हैं किस तरह खुलता है, इसके पर्त किस तरह खुलते हैं, आवाम को क्या फ़ायदा होता है, बज़ाहिर नज़र नहीं आता। ठीक है शाइस्ता, एक बात में शाइस्ता, एक सेकेंड जी जनरल साहब। देखिए, बात ये है कि असल जहां दुख है, जो प्रॉब्लम है, आप देखिए कि हमने डेवलपमेंट बजट जो है उसमें 900 अरब रुपया रखा है, और उसके अलावा और भी कई हमारे जो प्रॉब्लम, जैसे डेट्स, हमारी लॉस मेकिंग एंटिटीज हैं, TIA, स्टील मिल, ये वो भी उसी तरह पड़ी हुई हैं, इसी तरह सर्कुलर डेट बढ़ रहा है। लेकिन सबसे अहम चीज जो एड्रेस करने के जिसकी स्ट्रेटजी यहां आज नजर नहीं आ रही, ना ही ऑपोजिशन बात कर रही है, वो है जो 3100 अरब रुपया आप सिर्फ कर्ज उतारने में दे रहे हैं, और वो भी इस दफा छूट में है। बिल्कुल।
अगले साल अगर आपको तमाम कर्जों की डेट सर्विसिंग करनी पड़ती है तो वो उससे भी ज्यादा होगा। आप सोचिए कि अगर ये 3100 अरब रुपया आज के हिसाब से, जो अगले साल 4000 से भी ज्यादा होगा, अगर ये आपके पास बचता है तो डेवलपमेंट बजट 900 अरब नहीं, वो कहीं का कहीं जा सकता है। असल दुख ये है कि जब कौम जकड़ी गई है कर्जे के अंदर, तो फिर आपके पास कुछ खास लेवरेज नहीं है। आप कभी इधर से काट के देते हैं, कभी उधर से, और अल्टीमेटली हो सकता है कि कोई मिनी बजट भी आ जाए बाद। तो ये मेरी तो हमेशा सोच ये रही है कि काश ये सारे लोग इकट्ठे बैठ के एक स्ट्रेटेजी ये वर्कआउट करें कि ये कर्जे से जान कैसे छुड़ानी है। उसके लिए कौम को सख्ती उठानी पड़ती है, कुछ करना पड़ता है, लेकिन जब तक ये 3000 साढ़े 3000 अरब रुपए का खर्चा बचेगा नहीं, तो बाकी तो चीजें जो है वो हवा में हैं कि आप कहते हैं कि जी हम इतना टैक्स कलेक्ट कर लेंगे, हम इतने एक्सपोर्ट बढ़ा लेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, ये सारी चीजें जो है वो मफरूजे हैं। लेकिन इसका तो आपने अपने एक स्ट्रेटजी वर्कआउट करके, तो आप अगर आप आगे कर्जे लेते जाएं, कर्जे उतारने के लिए भी बढ़ते जाएंगे। ठीक हो गया। मुजम्मिल साहब, आप कोई कमेंट करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जनरल साहब ठीक कह रहे हैं। जितने पिछली हुकूमतों ने 5 साल में उतने कर्जे नहीं लिए जितने इन्होंने 3 साल में ले लिए हैं, और काम भी कोई नज़र नहीं आ रहा। चलो पिछली हुकूमतों का कोई बिजली के प्लांट लगे नज़र आ रहे थे, कोई मोटरवे बनी नज़र आ रही थी, कर्ज की मै से, इस कर्ज की मै से तो कुछ बनता हुआ भी नज़र नहीं आ रहा। और जितने उन्होंने 5 साल में लिए थे, इतने उससे ज़्यादा इन्होंने 3 साल में ले लिए हैं। तो इसका भी कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है कि आप कर्ज क्यों लिया जा रहा है। ठीक है, एनबीसी आप क्या कहेंगे? उतारने के लिए मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था, बिल्कुल सही जनरल साहब ने कहा, और मुजम्मिल ने बिल्कुल सही कहा कि ये कर्ज तो एक हमारी रिवायत है, ये प्यार का गीत पुराना है। हम कर्ज लेते आते हैं और वो बुरी मैं पीते हैं हम, खराब मैं है वो मतलब उसका नशा भी नहीं है, लेकिन उसका नशा हमें हैरान हो जाता है। अब जो आने वाली मैं है वो पेट्रोल की है, वो पेट्रोल की है कि जो पेट्रोल की लेविया बढ़ाने वाले हैं और आप जो खुफिया टैक्स बढ़ाने वाले हैं, वो जो आवाम पे जब जाएंगे ना, इनडायरेक्ट टैक्स कितने 32,000 अरब रुपए आपने इनडायरेक्ट टैक्स लगाया हुआ है, GTS, फलां टैक्स और सेल्स टैक्स। आप ये तो ख़त्म कर दें कम से कम, इनडायरेक्ट टैक्स हिम्मत करें, 32 अरब के जो टैक्स ख़त्म करें, बराह रास्त टैक्स लगाएं और कर्ज ना लें, आ जाएं, खेलते हैं। ठीक है, जुनैरा आप क्या कहेंगे? घरेलू इस्तेमाल की जो LNG पे टैक्स लगा है, क्या वो हर घर के बजट को इफेक्ट नहीं करेगा? क्योंकि अब नई आबादियों में तो गैस के कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं, वहाँ तो वो LNG के सिलेंडरों पे ही पका रहे हैं, उस पर भी टैक्स लगा रहे हैं। ठीक हो गया। जुनैरा आप क्या कहेंगी? मैं ये मेंशन करना चाह रही थी कि हम जब से PTI की गवर्नमेंट आई है उससे भी पहले से सुन रहे हैं कि जी टैक्स बेस बढ़ानी है, टैक्स बेस बढ़ानी है, टैक्स नेट बढ़ाना है। एक तरफ आपने अगर टैक्स नेट बढ़ाना है तो आपने 40% से ज़्यादा डेवलपमेंट फंड्स के लिए रख दिया है और इतना हैविली इंसेंटिवाइज किया है आपने बिजनेस कम्युनिटी को। तो इसका मतलब है टैक्स तो आप सारा सैलरी क्लास और इनफॉर्मल इकोनॉमी में जो लोग हैं उनसे खींच रहे हैं। सो वही 7% सीनियर सिटीजन्स की पेंशन में से निकाल लेना, 10 बिलियन मिडिल इनकम ग्रुप के लोगों पे लगा देना, इसका मतलब तो बहुत सीधा है ये। दिस इज नॉट इवन अ रॉकेट साइंस के समझ आ रहा है कि आपने टैक्स नेट बढ़ाना इधर से नीचे के तबके के लोगों से और फायदे आपने ऊपर के लोगों को देने हैं। सो ये आई डोंट नो ये कहाँ से प्रो ह्यूमन, मतलब मैं ह्यूमन लेवल पे सोच रही हूँ कि ये कहाँ की इंसानियत है कि जो पहला ही पिसा हुआ तबका है उसको तो आप टैक्स हैवी करते जा रहे हैं और ऊपर वालों को ज्यादा दिए जा रहे हैं आप। ठीक, अतर वन लाइनर कमेंट। मैं इसमें सिर्फ इतना कहूंगा कि देखिए, एक तो जो जुनैरा ने अभी टैक्स की बात की, टैक्स यकीनन हमारी, जी मैं अपनी बात कर रहा हूँ। टैक्स कलेक्शन में तो इजाफा हुआ है। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब की जो हुकूमत है उसके बहुत सारे ऐसे इकदाम होंगे जो आवाम को पसंद नहीं होंगे, लेकिन इमरान खान की खुशकिस्मती ऐसी है कि उसके मुकाबले में इतनी नाहल ऑपोजिशन है, पीपल्स पार्टी, PDM और पूरे जितना भी इत्तेहाद है, नून लीग वाले, इनके होते हुए मुझे नहीं लगता कि सियासी तौर पे इमरान खान को कोई खतरा है। जो 9-10 जमातें मिलकर चंद हजार बंदे लाहौर में इकट्ठे ना कर सके, उन्होंने इमरान खान को क्या सियासी टफ टाइम देना है। तो ये खुशकिस्मती है इमरान खान की कि नाहल
ऑपोजिशन है आपको लगता है कि नाअहल ऑपोजिशन है, ये खुशकिस्मती है इमरान खान की? हमारे इसका मानना यह है कि बजट अवाम दोस्त नहीं है, जबकि दो एनालिस्ट ये कहते हैं कि बजट पहले की निस्बत बेहतर है। अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं नाजरीन, और मामला यह है कि कौमी असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन के लिए एक और इम्तिहान अब मुंतज़िर है उनका। अपोजिशन की जानिब से डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग 18 जून को होगी। अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग खुफिया राय शुमारी के जरिए होगी। ऐवान में डिप्टी स्पीकर की तब्दीली के लिए अपोजिशन को 172 अरकान की हमायत की जरूरत है, जो बज़ाहिर अभी तक हासिल नहीं है। 11 जून के इजलास में हुकूमत ने 21 बिल्स मंजूर कराए थे, जिसके बाद अपोजिशन ने ऐवान की कार्रवाई मुबैना तौर पर कवायद के मुताबिक ना चलाने का इल्जाम लगाकर डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद जमा कराई थी। जिन अपोजिशन जमातों की तहरीक अदम एतमाद सेनेट में अक्सरियत के बावजूद नाकाम हो गई थी, वो क्या कम नंबरों के बावजूद कौमी असम्बली में बेहतर नतीजा हासिल करने में कामयाब रहेगी? हमारा सवाल है कि डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग जुम्मे को जो कि होने जा रही है, तो क्या अपोजिशन जमातें डिप्टी स्पीकर को हटाने में कामयाब हो जाएंगी? NBC। देखिए, पॉलिटिकल साइंस के एक आम तालिब इल्म की हैसियत से जो पार्लियामेंट के बारे में जानता है कि उसकी कार्रवाई किस तरह होती है, किस तरह बिल पेश होते हैं, किस तरह उनको मंजूर कराया जाता है, उसका प्रोसेस क्या होता है। ये बहुत दुख की बात थी कि डिप्टी स्पीकर ने कोरम ना होते हुए 21 बिल बराह रास्त मंजूर किए, स्टैंडिंग कमेटी को भेजे बगैर, उन पर डिबेट कराए बगैर। हर बिल पर 72 घंटे की डिबेट, 72 घंटे का टाइम दिया जाता है कि ये टाइम गैप है, इस पर गौर कर लें, आप पढ़ लें, फिर आ जाएं, और उसके बाद वो स्टैंडिंग कमेटी को चले आता है और वो स्टैंडिंग कमेटी उस पर गौर करके उसको वापस करती है। क्या जल्दी थी ऐसी? ऐसा कौन सी क़यामत आ गई थी? अगर कुलभूषण यादव का बिल आपको लाना था तो आप पहले ले आते यार, 1 साल का वाक़े का टाइम था आपके पास। अचानक रातों रात लाना और फिर ये कहना, अब मैं आपको जुमला सुना रहा हूँ वज़ीर ख़ारजा साहब का, जिन्होंने आज हुल्लड़बाजी को लीड किया कौमी असम्बली के अंदर, कि माजी की हुकूमत ने कुलभूषण यादव का केस ख़राब किया, और आज वो हेडलाइन लगी हुई है कल से इंडिया के चैनल्स के ऊपर कि कुलभूषण यादव का केस कमज़ोर है, वज़ीर ख़ारजा का एतराफ़। अब ये जो जुमले आप कहते हैं ना जज्बात में आके अपने ख़ास स्टाइल में, वो आपको तंग करते हैं, हर्ट करते हैं। 21 बिल मंजूर किए सूरी साहब ने, देखे बगैर ये कोरम पूरा या नहीं। कोरम पॉइंट आउट किया गया, जैसे ही कोरम पॉइंट आउट होता है कारोबार रुक जाता है, गिनती शुरू होती है और गिनती के बाद दोबारा अगर वो कोरम पूरा है तो कहते हैं कोरम पूरा है, आप झूठ बोल रहे हैं, कार्रवाई शुरू दोबारा करते हैं। वो होता है, वो नहीं हुआ। अच्छा, वहाँ पर उससे पहले भी स्पीकर साहब ने एक रूलिंग देकर वापस ली, जिसके बाद तलखी पैदा हुई। तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बिजनेस चलाने में नाकाम है, मेरा अपना ख्याल है। ज़ाहिर है हाउस का ख्याल जो है वो दूसरा होगा, वो नाकाम है। इसकी वजह से हंगामा हो रहा है असम्बली में, बलवा हो रहा है। अब आप देखें 3-4 रोज़ पहले की जो फुटेज चल रही है कि किस तरह बैनर छीने जा रहे हैं, किस तरह मारा पीटा जा रहा है, किस तरह सिनेमा हाउस की तरह सीटियाँ बजाई जा रही हैं, किस तरह एक साथ बैठे हुए सब्ज़ी फरोश की तरह आवाज़ें निकाल रहे हैं। वो बड़ी हौलनाक चीज़ है हमारे लिए बहुत। मैंने ये मंज़र अपनी ज़िंदगी में जो मैंने रिपोर्टिंग की है या मैंने जो कवरेज की है 30-40 साल के दौरान मैंने नहीं देखे। बुरी से बुरी पार्लियामेंट में नहीं देखे मैंने। मुझे ये पार्लियामेंट नहीं लगती। जनरल साहब शिकायत करते हैं कि पार्लियामेंट काम नहीं कर रही। पार्लियामेंट हो तो काम करेगी। इस पार्लियामेंट की हालत ये है कि इसको ये पता नहीं कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर का मतलब क्या है, प्रिविलेज मोशन किस तरह पेश होता है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को ये पता नहीं कि जब कोरम पॉइंट आउट हो जाए तो किस तरह होगा। आप जानता करें सूरी साहब का वास्ता, वो स्टे ऑर्डर पर बैठे हुए हैं, उनका स्टे विकेट हो जाएगा, वो घर चले जाएंगे। तो स्टे एक आदमी स्टे पर बैठा हुआ है, उसके खिलाफ तरीके बतवान लिया है, आप शायद मंजूरी करा भी लें, लेकिन स्टे के विकेट कराने के लिए कोर्ट चले जाएं, आपको आसानी हो जाएगी। जी जी, ठीक है। अच्छा जुनैरा, आप क्या कहेंगी? आप समझती हैं कि अपोजिशन जमातें डिप्टी स्पीकर को हटाने में कामयाब हो जाएंगी? जो मंजरकशी NBC ने की है,
मैं सिर्फ उस पर थोड़ा सा कॉन्टीन्यूटी में ये कहना चाहूँगी कि जब इमरान खान का धरना चल रहा था और मैं उस वक्त पाकिस्तान में नहीं थी, और फ्रॉम द ऑप्टिक्स ऑफ इट और जो यहाँ पे लोगों से बातचीत होती थी उससे लगता था कोई बहुत पढ़ा लिखा तबका है जो फॉलोअर है इमरान खान का, और जो इस पार्टी में भी लोग आए हैं वो ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस नहीं हैं जो हमने देखे हैं। लेकिन जो हमने असेंबली में जिस किस्म की ख़वातीन देखी, जिस किस्म के रवैये देखे, वो इतना शर्मनाक है कि आई नो पूरी दुनिया में असेंबलीज़ में बहुत बहुत हंगामे होते हैं, लेकिन कम से कम ख़वातीन एक हद से आगे नहीं बढ़ती। तो वो जो देखा है उस पर मैं पर्सनली आई फील वेरी एम्बैरेस्ड एंड आई विल बी द लास्ट पर्सन एवर टू एंटर इनटू द पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान इस बिहेवियर की वजह से। उसके बाद आ जाते हैं आपके सवाल की तरफ। अब बात यह है कि हुकूमत तो शुरू दिन से 7-8 वोट पे खड़ी भी है। बजट गुजारना था, बजट किसी ना किसी तरह गुजर गया है। अब बात यह है कि जो पीपल्स पार्टी का ओरिजिनल प्लान है, जो कि वो कहे जा रही थी मुस्तकिल कि आप कॉन्स्टिट्यूशनली मोशन लाएं, अदम एतमाद की तहरीक लाएं और आप तरीके से हाउस में चेंज लाएं। नून लीग को और PDM को वो यही कह रहे थे। सो इसको मैं इतना ईजी नहीं ले रही। इट कुड बी बिगिनिंग ऑफ द एंड कि एक एक करके ऑर्डर चीज़ों का चेंज होना शुरू हो, स्पेशली जब से फॉरवर्ड ब्लॉक्स बनने शुरू हुए हैं PTI में। यू नेवर नो कि क्या आगे गेम प्लान होने जा रहे हैं। जो कॉम्प्रोमाइज हुआ था वो सिर्फ बजट तक हुआ था। तरीन साहब को कितना रिलीफ मिला है, उसकी वजह से उनका कितना माइंड चेंज हुआ है, ये सारी चीज़ें बहुत काउंट करेंगी। तो इसको इतना ईजी नहीं ले सकते हम। ठीक, मुजम्मिल साहब, वर्दी साहब, जैसा कि NBC भी कह रहे थे कि ऐसी क्या जल्दी थी कि कोरम पूरा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद 21 बिल्स मंजूर करा लिए। आप किस तनाजुर में देख रहे हैं इस सूरत हाल को? इसलिए करवा लिए कि हुकूमत के पास अक्सरियत नहीं थी, और जब आपके पास अक्सरियत ना हो तो आप यहाँ ऑर्डिनेंस से चलाने की कोशिश करते हैं, यहाँ बुलडोज करने की कोशिश करते हैं। अब NBC ने कहा कि अदालत जाएं। भाई अदालत तो गए हुए, स्टे देने के बाद तारीख निकलेगी, अदालत सुनेगी तो कोई फैसला होगा ना। अगर स्टे देने के बाद 1 साल अदालत तारीख ही ना निकाले तो अपोजिशन क्या कर ले? अपोजिशन बेबस है। जो कासिम सूरी साहब का मद्दे मुकाबल है, उसने हाई कोर्ट से केस जीता है, अब वो सुप्रीम कोर्ट से स्टे पर हैं। अब वो स्टे ताहयात भी चल सकता है। ये तो अदालत आलिया की मर्जी है ना कि वो कब दोबारा सुने केस और कब ना सुने। और इस बारे में सबकी राय है कि हुक्मरानों के केस ज़रा मुश्किल ही सुने जाते हैं हमेशा अदालतों में, और अपोजिशन के केस फ़ौरन सुने जाते हैं और उन पर मॉनिटरिंग जज भी लगा लिए जाते हैं। लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि इसी कौमी असम्बली से यूसुफ रज़ा गिलानी भी जीते हैं, और उस दिन भी हम में से अक्सरियत का तो ये ख्याल नहीं था कि यूसुफ रज़ा गिलानी जीत जाएंगे और हफीज़ शेख हार जाएंगे। लिहाजा लोगों की नाराज़गी अपनी जगह है, लेकिन अदम एतमाद में ऑपोजिशन को वोट पूरे करने होते हैं, हुकूमत को नहीं करने होते। हुकूमत ज़रा एज पे होगी, क्योंकि वोट 172 का फिगर पूरा करना ऑपोजिशन की जिम्मेदारी होगी, जो कि एक मुश्किल काम है। लेकिन हुकूमत के लिए टेस्ट ज़रूर है। अगर मेरा मतलब है कि हक में 172 नहीं भी पूरे होते तो गवर्नमेंट को अपने नाराज़ अरकान को बार बार मनाने की ज़रूरत पड़ेगी। जितनी दफ़ा भी अदम एतमाद आएगी वो भी बहुत अहम है कि आप एक दफ़ा, आपका ख्याल है आप बजट के बाद आपको 1 साल बाद अरकान की ज़रूरत पड़ेगी, तो ऐसी बात नहीं है। जब भी कोई अदम एतमाद मूव होगी आपको ज़रूरत पड़ जाएगी। दूसरा यहाँ कहा गया कि हुकूमत, एक बात और बहुत अफसोसनाक है, हमने हमेशा देखा है कि पार्लियामेंट में अपोजिशन एहतजाज करती है, प्ले कार्ड उठाती है, नारे लगाती है, सब कुछ करती है। हमने कभी ये नहीं देखा था कि हुकूमत भी ये करती है। हमने कभी ये नहीं देखा था कि मुल्क जो हुक्मरान पार्टी है, जिनकी हुकूमत है, उनके अंदर तो बुर्दबारी होती है, हौसला होता है, वो हुक्मरान होते हैं। हमने नहीं देखा था कि वुज़रा उठ के भी नारे लगा रहे होते हैं, वुज़रा उठ के भी एहतजाज कर रहे होते हैं। ये पहली हुकूमत है जिसने अपोजिशन और हुकूमत दोनों बैक वक्त बनने की कोशिश की है, जिसकी वजह से पार्लियामेंट का माहौल खराब हुआ है। बिल्कुल पहली मर्तबा हमने देखा कि हुकूमत ही एहतजाज कर रही थी बजट पेश करने के दौरान। जनरल साहब, आपकी जानिब आऊंगी, आप क्या समझते हैं कि लगता है ऑपोजिशन 172 का फिगर पूरा कर पाएगी डिप्टी स्पीकर को हटाने के लिए? देखिए, ये मुश्किल टास्क है, मेरा नहीं ख्याल कि ये कर सकेंगे। लेकिन जो तकलीफ की चीज है वो ये है कि पूरे 3-4 साल ऑपोजिशन सिर्फ इस किस्म की डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी में मुलव्वस रही है, जो मुजरमाना काम है। आप हर वक्त इसी चक्कर में रहते हैं कि इसको हटा दें, उसके खिलाफ आ जाए ये नो कॉन्फिडेंस। ये इंस्टेबिलिटी क्रिएट करना और असल काम जो अवाम ने जिसके लिए भेजा इनको वो ना करना,
मैं समझता हूँ ये इंतहाई तकलीफदेह चीज़ है। इनको सोचना चाहिए, अपने रवैये पे गौर करना चाहिए। फर्ज करें तहकीक पहले भी जितनी तहरीकें इनकी इस तरह की थी वो नाकाम हुई, अब भी गालिबन नाकाम होगी। हर दफा जब आप इस तरह का तमाशा खड़ा करते हैं तो आप बाज़ अरकान को अपनी कीमत वसूल करने का मौका देते हैं। क्यों ये आप करते हैं? क्या मिल रहा है आपको इससे? एक शख्स जो है वो पहले ही स्टे ऑर्डर पे पड़ा हुआ है, आप जाके अदालत को, एक ऑपोजिशन लीडर ये हमारे गिलानी साहब, वो एक चिट्ठी लिखें, रिक्वेस्ट करें कोर्ट को कि जनाब ये केस जल्दी फैसला किया जाए, तो वहां फैसला भी हो जाए। लेकिन ये सारी चीजें अपनी जगह पे, लेकिन आप एक ऐसी तबाहकुन सियासत कर रहे हैं जिससे कोई प्रोडक्टिव काम हो नहीं सका, और आपको तजर्बा है कि आप बार बार नाकाम हो चुके हैं इन कामों। तो मैं समझता हूं कि ये कोई अच्छा रवैया नहीं है। इस पे मेरा ख्याल है दूसरी दफा सोचना चाहिए ऑपोजिशन को भी। हम सब देख रहे हैं, अवाम देख रहे हैं, और एंड पे अगर इमरान खान का हिसाब होगा तो इन लोगों का भी होगा। अभी बात मैं सुन रहा था कि ये कहा जा रहा है कि जनाब हुकूमत में जो लोग होते हैं उनके फैसले नहीं होते। भाई ये तो 3 साल से आए हैं, वो जो साल से हुकूमतों में बैठे हैं, खुदा जाने उन्होंने अदालतों से क्या क्या करवाया। ये तो दुख है सारा, यही मसला तो यही है कि ये हजरात जो साल हुकूमत में रहे हैं आज मुंह चढ़ा रहे हैं उस शख्स का जो 3 साल से हुकूमत में। ठीक, तो इनको कोई काम प्रोडक्टिव करना चाहिए बजाय इस तबाहकुन रवैये के जो मुल्क का नुकसान। रवैयों की बजाय कोई प्रोडक्टिव काम करना चाहिए। अतर आप क्या कहेंगे? लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। देखिए, मैं तो थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि जो कौमी असेंबली में ये हो रहा है ना, ये कोई आज की कहानी नहीं है। जब गुलाम इसहाक खान साहब खिताब करने आते थे कौमी असेंबली में, क्या नारे लगते थे? जब फारूक लगारी साहब वहां पे खिताब करने आते थे, क्या नारे लगते थे? ख्वातीन अरकान ने जाके, किस रुकन ने जाके चादर फेंकी थी उनके ऊपर? तो कौमी असेंबली में जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा खिताब करने शुरू करती थी तो उस वक्त वहां पे क्या बातें होती थी? किन लोगों को पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने गिरफ्तार करके बहावलपुर की जेल में डाला था? वो कौन लोग थे जो मोहतरमा के खिलाफ इस किस्म की बातें करते थे कि पीपल्स पार्टी को इतना सख्त एक्शन लेना पड़ा था? जब आप बात करते हैं कि हुकूमती वुज़रा इस तरह नहीं करते, तो ख्वाजा आसिफ साहब ने शीरी मज़ारी साहिबा के लिए कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया था? क्या उस वक्त वो यूनान के वजीर थे? क्या पाकिस्तान के उस वक्त के वजीर पाकिस्तान की ऑपोजिशन के लिए किस किस्म की जुबान इस्तेमाल करते थे? कलभूषण की बात हुई, कलभूषण का तो कोई नाम लेना यहाँ पे पसंद नहीं करता था। यहाँ पे पूरी वजारत उज़्मा आपने गुजार दी, कलभूषण का किसी ने नाम नहीं लिया। यहाँ पे बात होती, मसला इस तरह पेश किया जाता है कि जिस दिन इमरान खान ने आके ओए कहा था, वहां से पाकिस्तान की सियासत, वहां से पाकिस्तान की पार्लियामान खराब होगी। भुट्टो साहब जलसों में कौन सी जुबान इस्तेमाल करते थे? बीबी के खिलाफ किस किस्म की जुबान इस्तेमाल होती थी? और इसी पार्लियामेंट में होती थी, इसी पार्लियामेंट के अंदर ये सब कुछ होता था। जहां तक बिल पास करने की बात है, रजा रुबानी साहब जब खुद वजीर कानून थे, औसतन 100 ऑर्डिनेंस उनकी हुकूमत ने पास किए हर साल, जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। इस हुकूमत के ऊपर आप तनकीद करते हैं। अब ये जो बिल पास हुए हैं, असल मसला ये है कि उस बिल के अंदर ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक भी मिला है। ये कैसे जमहूरी लोग हैं जिनको इस चीज के ऊपर तकलीफ है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक ना मिले? तो ये सारा मसला वो है कि ये चाहते हैं कि हमारी मर्जी से चीजें चले, और हम भी सेलेक्टिव, हमारी मेमोरी है, हम सिर्फ वो याद रखते हैं जहां से इमरान खान की हुकूमत ने शुरू किया, पिछला हम सब भूल जाते हैं। लेकिन कौम को याद है, ट्विटर के ऊपर भी लोगों को याद है, इसलिए कि ट्विटर के ऊपर अवाम ही बैठी हुई है और वो हमें याद कराती रहती है। ठीक हो गया। जुनैरा, वन लाइनर कमेंट क्या ऐड करेंगे आप? जी, जस्ट दैट कि हमें इस चीज़ से आगे निकलना होगा कि क्योंकि पिछली हुकूमतें भी बहुत कुछ गलत करती रही हैं, तो अगर ये हुकूमत ऐसे कर रही है तो कोई बात नहीं। सब हुकूमतें जो कुछ गलत करती रही हैं वो गलत था, उसको कोई ठीक नहीं कह सकता। आगे बढ़ने के लिए, अपने पॉलिटिकल कल्चर को ठीक करने के लिए हमें गलत को गलत कहना पड़ेगा। ठीक। एनबीसी, मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा था कि अतर भाई ने जो कुछ बताया है वो सब हम छापते भी रहें, बात भी करते रहें। कलभूषण यादव के बारे में जितने प्रोग्राम हम टीवी पर किए गए हैं वो कहीं पर नहीं किए गए। कोई चुप रहा, कोई सुनता रहा, कोई गूंगा रहा, हमें उससे बहस नहीं। मैंने जो हवाला दिया वो एक ख़ास पस मंज़र में दिया और मैं उस पर कायम हूँ कि कलभूषण यादव का रातों रात ऑर्डिनेंस लाने की ज़रूरत थी। नंबर 2, पार्लियामेंट चलाना जिम्मेदारी नहीं है अपोजिशन की, ये जिम्मेदारी हुकूमत की है। और इस हुकूमत में जो पार्लियामेंट में बैठी हुई है, नए आदमी सिर्फ इमरान खान है जो पार्लियामेंट आते ही नहीं है, सिर्फ इमरान खान है, बाकी सब पुराने हैं, बाकी सब वही जो पहले थे। और वो पहले बहुत
वो तमीज़ से बैठते थे जो पहले थे, अब वो बदतमीज़ी कर रहे हैं। तो कोई फ़र्क आया है, और यकीनन धरने के बाद आया है। धरने में जो ज़बान इस्तेमाल हुई, जो लैंग्वेज इस्तेमाल हुई है, और जो सोशल मीडिया पे इस्तेमाल हो रही है, वो इंतहाई खौफनाक है। सही। मुज़म्मिल साहब, अबॉर्शन के मामले में अगर मैं वजाहत थोड़ी सी दे दूं, देखिए बात ये सारी सूरत हाल बदली है हमारे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने से। ये उस वक्त पाकिस्तान ये कर सकता था कि अपनी सिक्योरिटी का रीजन दे के तो ये अवॉइड करते कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, हम नहीं जाना चाहते आईसीजे में, और वो फिर चलता रहता किस्सा। लेकिन जब आप चले गए हैं तो आप इम्प्लीमेंटेशन के लिए उनको राइट देना कि वो रिव्यू करें, मिलिट्री कोर्ट के जो जजमेंट दी हुई है उसको रिव्यू करने का ये कानून हमारे पास नहीं है। लिहाजा आईसीजे के फैसले के ऊपर अमल करने के लिए आपको ऑर्डिनेंस देना पड़ा और फिर आपको उसका कानून बनवाना पड़ रहा है। ये मजबूरी आपको आईसीजे के फैसले की वजह से आई है, वरना इसमें हुकूमत का अपना ये किसी और का मुफाद नहीं। ठीक है मुज़म्मिल साहब, वन लाइनर कमेंट ऐड कीजिएगा, उसके बाद मुझे ब्रेक पे जाना है। क्यों करने की जरूरत थी? मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लोग बेनज़ीर पर गंदे जुमले कसते थे और जिन्होंने माजी में ये सारा कुछ किया, वो भी आज हुकूमती बेंचेस पर बैठे हैं। और ये भी देख लें हुकूमती बेंचेस पर कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने पिछले 4 इलेक्शंस उसी पार्टी से लड़े हैं जिसने हुकूमत में आना होता है। यही वो टोला है जो हर दफा हुकूमत में रहा है, यही वो ठीक है आपका। नाजरीन, यहाँ पर हम ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर अगले सेगमेंट की जाने बढ़ते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, इसराइली पार्लियामेंट की नई इत्तेहादी हुकूमत के हक में वोट के बाद बेंयामिन नेतन्याहू वजीर आजम नहीं रहे हैं। उनकी जगह नफ्ताली बेनेट इसराइल के नए वजीर आजम मुंतखब हो गए हैं। 120 रुकनी इसराइली पार्लियामान में नफ्ताली बेनेट को 60 वोट मिले हैं। इस इंतखाब से 2 साल से जारी सियासी बहरान खत्म हो गया है, जिसके खात्मे के लिए 4 इंतखाबात कराए गए थे। अब क्या इसराइल में सियासी इस्तेहकाम आएगा और क्या फ़लस्तीनियों के लिए कोई अच्छी खबर आएगी? वो किसी मुस्बत पेशरफ्त की तवक्को क्या रख सकते हैं? हमारा सवाल यह है कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का 12 साला दौर ख़त्म हो गया है, नफ्ताली बेनेट नए वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए हैं, तो क्या फ़लस्तीनियों से मुतालिक पॉलिसी में कोई तब्दीली आएगी? जनरल साहब, आप क्या समझते हैं? देखिए, जो नेतन्याहू को शिकस्त हुई या उसका जो जिसकी वजह से उसकी प्रॉब्लम बनी, वो उसके ऊपर करप्शन के इल्जामात थे और उन इल्जामात को वो अवॉइड करता रहा, लेकिन बाहर सूरत वो इल्जामात मौजूद थे और कहा जाता है कि उससे तहकीकात अभी की जा रही हैं। इन हालात में उसको अगर रिजेक्ट किया है वहां के अवाम ने, इसराइल के अवाम ने, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो उनको कोई इख्तलाफ था उसकी पॉलिसीज जो फलस्तीन के मामले में थी, और जो वो सेट कर गया है ईरान के साथ अपनी दुश्मनी का सिलसिला, इसी तरह फलस्तीनियों के बारे में, मेरा ख्याल है कि दूसरे लोग जो उसके बाद अभी नस्ली आ रहे हैं, इनको इसको कंटिन्यू करना होगा। अगर ये नहीं करेगा तो हो सकता है कि हार्ड लाइनर के सामने इसको फिर वो पॉपुलैरिटी ना रहे और इनकी कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो खत्म हो जाए। तो मेरा ख्याल है कि ये फिलहाल तो ये पॉलिसी चलाएंगे और अमेरिका के साथ कोऑर्डिनेशन वगैरह करेंगे। उसमें हो सकता है थोड़ा बहुत अमेरिकन जो है वो इनको जो जितना वो वोकल था नेतन्याहू, शायद इनको समझाएं कि आप इतना वोकल ना रहें। तो नेतन्याहू तो हर वक्त ईरान और फलस्तीन के बारे में कोई ना कोई स्टेटमेंट देता रहता है, तो ये पॉसिबिलिटी है। ठीक, नासिर बेग साहब, समझते हैं कि जो नई सियासी तब्दीली आई है इसके बाद फलस्तीनी अवाम के लिए कोई मुस्बत पेशरफ्त हो सकती है? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। नफ्ताली बेनेट जो है वो ज़्यादा संगीन एक्स्ट्रा मिलिटेंट राइट हैंड का आदमी है। नेतन्याहू तो लिबरल है उसके मुकाबले में। ये जो बंदा है ये बहुत एक्सट्रीमिस्ट है और ये जड़ से फ़लस्तीन ख़त्म करना चाहता है। अब देखिए फ़लस्तीन बचा कितना सा है। एक ज़माने में फ़लस्तीन पूरा नक्शा था, पूरा एक मैप कागज़ पे आता था, अब एक नुक्ते पे आता है फ़लस्तीन, और अब हम उसको देखते रहे, वो पेशकदमी करता रहा। जो भी था, वो पहले खातून थी गोल्डा मायर, बड़ी खातून आन थी, फिर शमून पेरेज़ आया, ये आयद, और एक के बाद एक बढ़कर इंतहा पसंद आता है। जैसे हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान में भी एक से बढ़कर एक इंतहा पसंद आ रहा है आगे, और हम उनको बड़ा खैर मकदम करते हैं। तो इसी तरह नफ्ताली जो है उसका ताल्लुक़ एक्स्ट्रा मिलिटेंट राइट विंग से है, और वो ये चाहता है कि फ़लस्तीन का जो वजूद है
वही ख़त्म हो जाए, आबादियाँ बढ़ जाएँ, ये करें, फ़लस्तीन ग़ुलाम बन के रहें, सेकंड ग्रेड नहीं 3rd ग्रेड बन के रहें अगर अरब फ़लस्तीन रहना चाहते हैं अल-कुद्स के अंदर। तो नफ्ताली से आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ज़्यादा जुल्म बढ़ेगा, ज़्यादा ख़तरनाक बढ़ेगा। बात करप्शन की है, बात नेतन्याहू की और भी दूसरे कई मसाइल हैं, कुछ अमेरिका से भी खफगी रही उसकी और वो भी उसको लेकर डूबी है। लेकिन ये कि अब कोई मेजर चेंज आना मुझे नहीं लगता। मुझे लगता ये है कि फ़लस्तीनियों को अभी और शहीद होना पड़ेगा और हमें बार बार फिर हाय हाय करना रहे, हाय हाय करते रहेंगे, हम कुछ और नहीं कर सकते। सही। अथर, जैसा कि NBC ने कहा कि नफ्ताली ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट है, तो ज़्यादा अच्छी तवक्कुआत नहीं रखनी चाहिए फ़लस्तीन से लेकर। जी बिल्कुल, वो तो फलस्तीन के वजूद से ही इनकारी हैं। वो तो ये कहते हैं कि जो 2 स्टेट सोल्यूशन है, 2 रियासतों वाला, वो भी उसको भी नहीं मानते। इलीगल जो सेटलमेंट्स हैं वो उसके भी हक में, वो कहते हैं उनमें मजीद इजाफा होना चाहिए। और उसके अलावा अभी जो पिछले दिनों गाजा के अंदर इसराइल ने बमबारी की, जिसमें अस्पतालों को निशाना बनाया, स्कूलों को निशाना बनाया, सिविलियंस को निशाना बनाया, उस हवाले से भी नफ्ताली जो है वो वीडियोज वगैरह भी रिलीज करते रहे। और एक वीडियो के अंदर उन्होंने पाकिस्तान का शिफा हॉस्पिटल दिखा के कहा कि ये हमास का हेडक्वार्टर है गाजा के अंदर और इसके ऊपर इस वजह से बमबारी की गई क्योंकि यहां पे भी हमास के लोग थे। तो नफ्ताली तो इस हद तक हैं कि वो तो सोशल मीडिया हो, कहीं पे भी हो, वो हमेशा अपने एक्सट्रीम व्यूज का प्रचार करते हैं। और एक और बात जो उनके हवाले से है, वो ये कहते हैं कि मैं खुद जंगों में भी हिस्सा ले चुका हूं, वो स्पेशल फोर्सेस के ऑफिसर रह चुके हैं और वो आगे भी लड़ चुके हैं। और उनके अंदर जो मुस्लिम मुखालिफ या जिसे आप कह सकते हैं कि फलस्तीनी मुखालिफ जज्बात हैं, वो इतने ज्यादा हैं कि जितना आज तक शायद हमने पहले कभी नहीं देखा। लेकिन एक चीज है कि इस कोलेशन में दीगर जमातें भी शामिल हैं और नफ्ताली जो है वो 2 साल के लिए वज़ीर आज़म बनेंगे, कोई ऐसा इनका फार्मूला है, और उसके बाद दूसरे कोई साहब सामने आएंगे। ठीक, तो जुनेरा, यानी कोई मेजर चेंज नहीं आएगा नफ्ताली के आने के बाद भी? देखिए, बेसिक चीज़ जो है वो ये है कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो ज्यूइश स्टेट है पूरी दुनिया में वो एक ही है और उसको लेके ज्यूज़ बहुत सेंसिटिव हैं और इनसिक्योर हैं। उनकी सिक्योरिटी का देयर इज़ नो एंड। चाहे अमेरिका अपनी सारी आर्म्स एमिनेशन भी उन्हें दे दे, उनकी इनसिक्योरिटी नहीं ख़त्म हो सकती। सो विद एवरी इलेक्शन या एवरी गवर्नमेंट चेंज आपको पहले से ज़्यादा हार्ड लाइनर और राइटिस्ट और नेशनलिस्ट ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़ हुकूमत में आते हुए नज़र आएंगे। ये जो कोएलिशन है ये 12 जमातों का कोएलिशन है और अगर 12 जमातों ने मिल के इतने ज़्यादा हार्ड लाइनर को, एक राइट विंग के बंदे को, नेशनलिस्ट को अपना हेड चूज़ किया तो आप अंदाज़ा कर लें कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। दूसरा, नेतन्याहू की जितनी पॉलिसीज़ थी उसमें नफ्ताली का बहुत रोल था बिकॉज ये उनका चीफ ऑफ डिफेंस भी रहा हुआ है और चीफ ऑफ स्टाफ भी रहा हुआ है। वो जब अपना मौका आया तो वो अलहदा ज़रूर हो गए, लेकिन जितनी पॉलिसीज़ नेतन्याहू ने फॉलो की हैं और जो तबाही हमने देखी है उसमें इनका ऑलरेडी बहुत हाथ था। जो अथर बात कर रहे हैं वो इनका कोएलिशन का जो आपस में समझौता हुआ है वो ये हुआ है कि हर 2 साल के बाद कोएलिशन में से एक और पार्टी का बंदा आएगा जो वज़ीर आज़म बनेगा। लेकिन ये 2 साल में नफ्ताली से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मैक्सिमम ऑपरेशन एंड सप्रेशन ऑन पैलेस्टाइन और जो वेस्ट बैंक में जितनी सेटलमेंट्स रह गई हैं ये उनको भी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक हो गया। मुजम्मिल साहब, आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं समझता हूँ कि फ़लस्तीनियों के लिए मुश्किलात में इजाफा होगा। ईरान ठीक, कता कलामी की माफ़ी चाहूँगी। नाजरीन, कमी के सबब हमें क्लोजिंग की जाने बढ़ना है। दोबारा हाजिर होंगे कल और मुझे दीजिए इजाज़त तराने के बाद।